गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिज़र्व बैंक के साख नियमन यानी क्रेडिट कंट्रोल के बारे में कि रिज़र्व बैंक कैसे साख नियंत्रण करता है। तो जो रिज़र्व बैंक होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश में साख व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण करना है। साख नियमन के दो पहलू होते हैं। पहला, साख की मात्रा को इस तरह से नियंत्रित करना कि आवश्यकता अनुसार साख का संकुचन और विस्तार हो सके, और दूसरा होता है व्यापारिक बैंकों के लिए सही दिशा का नियमन करना। तो भारत जैसे विकासशील देश में साख नियंत्रण का मूल उद्देश्य स्थिरता लाने के साथ आर्थिक विकास करना है। तो जो साख नियंत्रण होता है उसमें भारतीय रिजर्व बैंक मात्रात्मक और गुणात्मक विधियों का प्रयोग करता है। तो पहले हम देखते हैं मात्रात्मक विधि, जिसके 4 पॉइंट हैं। बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, तरल कोषानुपात और नकद कोषानुपात। तो जो मात्रात्मक विधि होती है ये वो विधियां होती है जिनका प्रयोग करने पर प्रत्यक्ष रूप से साख की मात्रा प्रभावित होती है। यानी मतलब साख की मात्रा में सीधी कमी और वृद्धि होती है। तो साख नियंत्रण की विधियां ही साख नियंत्रण के उपकरण कहलाते हैं। तो पहला आता है हमारा इसमें बैंक दर नीति। तो बैंक दर से आशय क्या होता है, वो न्यूनतम दर जिस पर रिजर्व बैंक देश में जो कार्यरत व्यापारिक बैंक होते हैं उनकी प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को पुनः भुनाने के लिए तैयार होता है। जैसे यदि आरबीआई मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना चाहता है तो क्या करेगा, बैंक दर में कमी कर देगा। बैंक दर में कमी होते ही जो बैंक द्वारा अधिक व्यापारिक बैंकों द्वारा फिर अधिक साख निर्माण किया जाएगा। क्योंकि बैंक दर कम हो जाएगी तो व्यापारिक बैंकों को कम रेट पर ज़्यादा पैसा मिल जाएगा रिजर्व बैंक से, इसलिए वो ज़्यादा साख का निर्माण कर सकता है और ज़्यादा लोन दे सकता है। उस कारण जनता के पास भी अधिक रुपया आ जाता है और उससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। और इसी के अपोजिट अगर रिजर्व बैंक को मुद्रा की पूर्ति कम करनी है तो क्या करेगा, बैंक दर में वृद्धि कर देगा। बैंक दर में वृद्धि करते ही लोन क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो बैंकों द्वारा फिर क्या होगा, कम साख का निर्माण किया जाएगा और जनता के पास फिर लोन कम हो जाएंगे तो जनता के पास भी करेंसी कम रहेगी। तो इस तरह से मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा खुले बाजार की क्रियाएं। तो जब रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है तो इसे हम कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। यदि रिजर्व बैंक देश में साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो इसी दशा में वो क्या करेगा, मुद्रा बाजार से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, जब अगर रिजर्व बैंक को देश में साख की मात्रा बढ़ानी है तो वो क्या करेगा, प्रतिभूतियों का क्रय करना प्रारंभ कर देगा। यानी मार्केट में करेंसी बढ़ जाएगी, जिससे बैंकों के तरल कोषों में वृद्धि हो जाती है और बैंक अधिक साख का निर्माण कर सकता है। और इसी के अपोजिट अगर साख का संकुचन करना हो तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, इन प्रतिभूतियों को बेचना प्रारंभ कर देता है, जिससे बैंकों के नकद कोषों में कमी होती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, साख निर्माण की क्षमता में क्या आ जाएगी, कमी, और मार्केट में मुद्रा की पूर्ति घट जाएगी। ठीक है, तो खुले बाजार की क्रिया में यही होता है, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करनी हो तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, प्रतिभूतियों को खरीदना प्रारंभ कर देगा, जिससे क्या होगा, बैंकों के पास नकद कोषों में वृद्धि हो जाएगी और जनता के पास अधिक रुपया आ जाएगा। ठीक है, इससे मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। और यदि रिजर्व बैंक को मुद्रा की पूर्ति घटानी हो, मुद्रा की पूर्ति कब घटाता है, जब मुद्रा प्रसार की स्थिति ज़्यादा होगी और बैंक मुद्रा की पूर्ति घटाना चाहता हो तो क्या करेगा, प्रतिभूतियों का विक्रय करना प्रारंभ कर देगा। इससे क्या होगा, बैंकों के पास नकद कोषों में कमी हो जाएगी और जनता के पास कम रुपया जाएगा और मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अपने तरल कोषानुपात और नकद कोषानुपात। तो क्या होते हैं, तो जो तरल कोषानुपात होता है उसके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के लिए अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित भाग तरल के रूप में रखना अनिवार्य होता है।
तो इस तरल कोषानुपात में कमी या वृद्धि के द्वारा व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की क्षमता को प्रभावित किया जाता है। जैसे अगर मार्केट में मुद्रा प्रसार है तो और बैंक को मुद्रा की पूर्ति कम करनी है तो बैंक रिजर्व बैंक क्या करेगा, तरल कोषानुपात बढ़ा देगा। तरल कोषानुपात बढ़ते ही जो व्यापारिक बैंक है उनको ज़्यादा पैसा अपने तरल कोषानुपात में SLR में रखना पड़ेगा और लोन के लिए पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरल कोषानुपात में जो पैसा रखता है बैंक अपने ही पास तरल के रूप में, उससे उधार दे नहीं सकता, इसलिए मार्केट में जो साख है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। और अगर मार्केट में साख की मात्रा बढ़ानी हो तो क्या करेगा रिजर्व बैंक, SLR में कमी कर देगा। तो कमी करते ही क्या होगा, बैंकों के पास अब अधिक पैसा उधार देने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि उसको अब कम तरल के रूप में अपने पास रखना है नगद, बाकी रुपया वो उधार दे सकता है। ऐसे ही काम करता है अपना नगद कोषानुपात। नगद कोषानुपात क्या होता है कि प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास नगद कोष के रूप में रखना होता है। तो सेम वही काम उसी तरह से रिजर्व बैंक करेगा। इसमें कमी या वृद्धि, अगर मार्केट में मुद्रा प्रसार की स्थिति है और मुद्रा की पूर्ति को कम करना है तो नगद कोष अनुपात को रिजर्व बैंक क्या कर देगा, बढ़ा देगा जिससे व्यापारिक बैंकों को ज़्यादा नगद रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा और उसके पास उधार के लिए रुपया कम बचेगा। और ऐसे ही अगर उसको रिजर्व बैंक को मार्केट में मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी है तो नकद कोष अनुपात को कम कर देंगे। कम करते ही क्या होगा, बैंक अब अधिक राशि उधार दे सकता है और अधिक राशि उधार देगा तो जनता के पास भी रुपया ज़्यादा आएगा, जिससे मार्केट में ये क्या बोलते हैं मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हमने गुणात्मक विधियाँ। तो गुणात्मक विधियाँ जो होती है तो साख नियंत्रण की इस व्यवस्था में वो सभी पद्धतियाँ सम्मिलित की जाती है जिनसे बैंक की नगद मात्रा को प्रभावित किए बिना साख की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी मात्रात्मक विधि में तो डायरेक्ट सीधा साख की मात्रा को प्रभावित कर सकते थे, लेकिन इसमें सीधा नहीं करके नगद की मात्रा को प्रभावित किए बिना साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, जिससे साख का प्रयोग प्राथमिकताओं के अनुसार किया जा सके। तो जो परिणात्मक साख नियंत्रण का सबसे बड़ा दोष यह है, जो मात्रात्मक थी उसका सबसे बड़ा दोष क्या था कि ये सभी क्षेत्रों में साख की मात्रा को समान रूप से प्रभावित करता था, जबकि ये गुणात्मक विधियां जो होती है इसमें साख की कुल मात्रा को नियंत्रित करना नहीं बल्कि साख के विभिन्न प्रयोगों पर वांछित प्राथमिकताओं तथा लक्ष्यों के अनुरूप नियंत्रित करता है। तो इसमें पहला आता है अपना साख की राशनिंग। तो भारतीय जो बैंकिंग अधिनियम है 1940 उसकी धारा 21 के अनुसार रिजर्व बैंक को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। क्या है वो अधिकार कि वह साख नियंत्रण के उद्देश्य से किसी भी एक बैंक या सभी अनुसूचित बैंकों की ऋण नीति को निर्धारण कर सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित इस नीति का पालन सभी बैंकों या संबंधित बैंकों को करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार होता है कि वह चाहे जिस बैंक को यह आदेश दे सकता है कि वे किस कार्य के लिए ऋण दें, किस ब्याज पर ऋण दें। इसे ही साख का राशनिंग कहते हैं। तो रिजर्व बैंक की साख की राशनिंग की जो नीति है ये काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि बैंकिंग संस्थाओं को रिजर्व बैंक के आदेशों का पूर्णतया पालन करना पड़ता है। रिजर्व बैंक को यह अधिकार है। नेक्स्ट आता है अपना प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो जो बैंकिंग अधिनियम 1949 है उसकी एक धारा है धारा 36, उसके अनुसार रिजर्व बैंक को साख नियंत्रण के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने के भी व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों के आधार पर किसी भी बैंक विशेष की ऋण नीति निर्धारित कर सकता है, ब्याज दरों का निर्धारण कर सकता है, ऋण की सीमा निर्धारित कर सकता है, ऋण देने की क्या शर्तें होंगी, ऋण तथा जमानत में अंतर, असुरक्षित ऋण देने पर रोक लगाना आदि कार्यों के द्वारा वह साख की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर सकता है। तो यह किसी भी बैंक का निरीक्षण कर सकता है रिजर्व बैंक। निरीक्षण संबंधी रिपोर्टों पर विचार करने के लिए संचालकों की सभा बुला सकता है।
किसी भी बैंक की कार्यप्रणाली में दोष होने पर उन्हें दूर करने के सुझाव दे सकता है। इन सुझावों को उस बैंकों को मानना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा भी रिजर्व बैंक साख शक्ति पर नियंत्रण कर सकता है। एक नैतिक दबाव भी डाल सकता है। रिजर्व बैंक समय समय पर अनुसूचित जो बैंक होते हैं उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी मीटिंग बुला सकता है और सर्कुलर लेटर द्वारा सलाह देने का कार्य करता है। यह बैंकों के अधिकारियों को समझा बुझाकर साख नियंत्रण करने का कार्य करता है। जो 1949 था सन, उस समय जो अवमूल्यन हुआ था उस समय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे उन्होंने अनुसूचित बैंकों के प्रतिनिधियों को सट्टा कार्य के लिए ऋण न देने का अनुरोध किया था। ठीक है, इसी तरह से 1957 में आ जाइए, जब सभी प्रकार के व्यापारिक बैंकों को अग्रिमों की कमी करने का सुझाव दिया गया था, तो अनेक बार रिजर्व बैंक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग बढ़ाने तथा अपने तरल कोषानुपातों को बढ़ाने की भी सलाह देता रहा है। नेक्स्ट आता है अपना चयनात्मक साख नियंत्रण। तो रिजर्व बैंक की जो साख नियंत्रण की विधियां हैं उनमें से ये जो चयनात्मक साख नियंत्रण है ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के द्वारा केवल चयनित क्षेत्रों में ही साख नियंत्रण पर प्रतिबंध लगाती रहती है और उसकी पूर्व अनुमति के बिना, मतलब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना किन किन क्षेत्रों में ऋण नहीं दिया जा सकता। चयनात्मक मतलब सेक्टर का चयन कर लेते हैं कि इस सेक्टर में लोन देना है, इस सेक्टर में लोन नहीं देना है। इस तरह का रिजर्व बैंक साख नियंत्रण कर सकती है। फिर ऋणों पर प्रतिबंध। रिजर्व बैंक समय समय पर अनावश्यक और अवांछित जो ऋण होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं 1956 में अप्रैल में जो शेयर्स थी उसकी जमानत पर ऋण दिए जाने वाले ऋणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कई बार रिजर्व बैंक सट्टे के लिए दिए जाने वाले ऋण पर भी बैन लगा सकता है। यानी रिजर्व बैंक को यह अधिकार होता है कि वो व्यापारिक बैंकों को लोन देने पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो इससे हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ने भारत में साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ठीक, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे रिजर्व बैंक के दूसरे कार्यों के बारे में। तब तक ये साख नियंत्रण की विधियां जो हैं इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करें, याद करें। थैंक यू।